हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। इस लेक्चर में हम लोग अपने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू बॉक्स ऑफ x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन, जो किसमें डिफाइन किया गया है, फलन है वो r से r में, यानी कि हमारा प्रांत भी r है और सह प्रांत भी r है, यानी कि वास्तविक संख्या है, ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है, जहां बॉक्स ऑफ यक्स जो है वो यक्स से कम या उसके बराबर है। यानी कि हम अगर एफ एक्स के अंदर एफ यक्स के अंदर एफ यक्स बॉक्स के अंदर जो भी हम वैल्यू डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ भी रखेंगे तो वो आएगी, वो यक्स के बराबर आएगी, जो इसके अंदर डालेंगे उसके बराबर आएगी, या उससे छोटा पूर्णांक आएगी, उससे के बराबर नहीं आ सकती है। या तो उससे छोटी आएगी, या तो हो सकता है कि एक्स ही आ जाए, या लेस देन एक्स आए, कि कोई भी वैल्यू आए वो लेस देन एक्स आए, लेकिन एक्स से ग्रेटर देन नहीं आएगी, यानी कि एक्स से ज्यादा नहीं आएगी। जो इसके अंदर डालेंगे उससे ज्यादा नहीं आएगी, इसके बराबर आ सकती है या कम आ सकती है। तो यह कह रहा है एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। जैसे पहले थोड़ा बहुत रफ वर्क दिखा देते हैं, आपको समझा देते हैं कि ये फलन होता कैसा है। जैसे इसमें फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर हम इसमें वैल्यू डालते हैं 1.2 डालते हैं, तो ये निकल आएगा 1.2। तो इसमें क्या होता है, इसमें छोटा मान आता है या छोटा पूर्णांक आता है। जैसे 1.2 है, दशमलव के बाद कौन सा एक लिखा है ये, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे कि हम संख्या रेखा पर देखते हैं, बीच में 0 होता है, इधर नेगेटिव संख्या है, इधर पॉजिटिव संख्या है, इधर 1, 2, 3 ऐसे करके, इधर भी 1, 2, -1, -2 और -3 ऐसे करके, इधर माइनस इन्फिनिटी। अब जैसे यहाँ पर छोटे, जैसे यहाँ पर हमने कोई वैल्यू उठा ली, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे उठा ली 1.9 करके, तो ये जो फलन है ये हमारा क्या आ जाएगा, 1.9 हो जाएगा। तो ये जो होगा ये या तो 1.9 से छोटी वैल्यू देगा या 1.9 के बराबर देगा। लेकिन ये कह रहा है कि पूर्णांक महत्तम पूर्णांक फलन है, तो ये सबसे छोटा पूर्णांक देगा। 1.9 से छोटा पूर्णांक क्या होगा, इधर ही तो छोटा होगा, इधर आगे जाओगे तो बड़ा आएगा। यानी कि 1.9 पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि पूरा नंबर, पूर्ण संख्या। तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1.9 का पूर्णांक नंबर जो आएगा, महत्तम पूर्णांक नंबर, वो 1 आएगा। जैसे यहाँ पर जाओगे 2.5 लोगे अगर, तो क्या आएगा, इसका छोटा पूर्णांक क्या आएगा, इसका 2 आएगा। यानी कि जितना आप डालोगे 2.5 डालोगे, यानी कि पॉइंट से पहले वाला नंबर आएगा 2। अगर आप 3.8 डालोगे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि छोटा पूर्णांक आएगा। इसी प्रकार जब आप माइनस में जैसे डालोगे, माइनस का 1.8 डाला जैसे आपने, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप -1 कहोगे। जैसे यहाँ पर देख के 1.9 इक्वल टू 1, जैसे यहाँ 1 आ गया था, यहाँ पर आप कहोगे कि -1 होगा, लेकिन यहाँ पर -1 नहीं होगा, क्योंकि माइनस में जो संख्याएं होती है, -1 बड़ा होता है, -2 छोटा होता है, जबकि 1 छोटा होता है और 2 बड़ा होता है पॉजिटिव में। लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता, माइनस की संख्याओं में -1 बड़ा होता है -2 से। जैसे यहाँ पर आप कोई संख्या लोगे, जैसे माइनस का 1.2, माइनस का इधर कितना होगा, -1.8 लगभग होगा इधर साइड। तो क्या कौन सा बड़ा होता है, इधर माइनस की जो पहले संख्या होती हैं, जैसे माइनस की जितनी छोटी संख्या होगी उसका मान उतना ही बड़ा होता है। तो इधर जैसे देखते थे, अगर हम 1.2 लिया करते थे तो छोटा मान कौन सा होता था, 1 होता था। लेकिन जब हम -1.2 लोगे तो -1 से छोटी संख्या कौन सी होती है, सबसे करीब पूर्णांक में -2 होती है। -2.5 के सबसे करीब कौन सी होती है, -3 होती है, क्योंकि संख्याएं घटती चली जाती हैं। -1 -2 से बड़ा होता है, -2 -3 से बड़ा होता है, -3 जो होता है वो -4 से बड़ा होता है। इसमें यानी कि उल्टा होता है। जैसे पॉजिटिव संख्या में 3 बड़ा होता है 2 से, इसमें नहीं होता, इसमें -3 छोटा होता है -2 से। तो इसमें बस आपको यही याद रखना है कि यदि आप फलन के अंदर जैसे f -2.6 की वैल्यू निकालोगे, तो -2.6 अगर आप डालोगे तो इसकी वैल्यू -2 नहीं आएगी, -3 आएगी, क्योंकि -3 छोटा होता है -2 से। तो बस आपको यही याद रखना था। चलो दोस्तों, चलते हैं हम अपने अब क्वेश्चन नंबर के 3 के प्रूफ की तरफ। जैसे इसमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, तो इसमें हम लिखते हैं पहला एक फलन को देखते हैं। इसमें हमें दिया ही गया है कि जो हमारा फलन जो है, फलन
एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो हमारा एकाएकी फलन नहीं है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्यों नहीं है। जैसे आप उदाहरण देकर समझा दीजिए। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर एफ की वैल्यू इसमें अगर आप 1 पॉइंट, जैसे मैंने आपको समझाया था 1.3 रखोगे और आप बॉक्स ऑफ 1.3 की वैल्यू निकालोगे तो इसमें 1 आ जाएगी वैल्यू। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर 1.6 की वैल्यू निकालोगे तो उसके लिए भी इस महत्तम पूर्णांक फलन की वैल्यू 1 ही आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट से पहले वाली आ जाती है सबसे छोटा पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पर जब हमने एफ 1.3 की वैल्यू निकाली तो भी 1 आई, और एफ 1.6 की वैल्यू निकाली वो भी 1 आई, यानी कि एफ x1 इक्वल टू एफ x2 तो है, लेकिन जो हमने इसके अंदर वैल्यू डाली है x1 इक्वल टू x2 ये बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने 1.3 डाली है। इसे अगर आप चाहो तो x1 कह दो, इसे x2 कहोगे। समझने के लिए आप इसे लिखना मत नोट्स में, लेकिन समझने के लिए कह सकते हो कि जैसे x1 है हमारा 1.3 और x2 है हमारा 1.6, इसके मान तो बराबर आए हैं, लेकिन क्या x1 x2 बराबर है? एक 1.3 है और एक 1.6 है, ये इक्वल नहीं है। और यही हमारी कंडीशन थी। अगर एफ x1 बराबर x2 हम मानते थे और x1 बराबर x2 नहीं आता था तो वो एक ही नहीं होता था, जैसा कि यहाँ पर नहीं आए हैं तो बराबर। तो हमने प्रूफ कर दिया, इसमें क्या पता तो था ही कि एक ही नहीं है, तो यही हमारा इसका प्रूफ हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने अब आच्छादक को देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर जब आप इनमें वैल्यू डालोगे -1 जैसे 1.2 डालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जैसे मैंने आपको दिखाया था 1 ही आएगी। 1.3 की वैल्यू कितनी आएगी? 1.1 ही आ जाएगी, छोटा मापांक फलन है क्योंकि। तो महत्तम पूर्णांक फलन था, तो इसमें आप वैल्यू डालोगे कुछ भी तो उसमें छोटा पूर्णांक दे देगी। तो इन सब की वैल्यू पॉइंट वाली 1.9 तक की वैल्यू आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी, यानी कि ये सब 1 से ही जुड़ जाएंगे। तो इधर 1.1, 1.2, 1.3 यानी किसी भी पूर्णांक के पॉइंट के बाद वाली संख्याएं जो है वो सब खाली छूट जाएंगी, तो इनका प्राप्त नहीं होगा, इसलिए यह हमारा फलन आच्छादक नहीं होगा। इसलिए हम वही लिख देंगे कि सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, इसीलिए फलन क्या नहीं है? आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो प्रूफ होता है। आप चाहो तो इस डायग्राम को एग्जाम में बना भी सकते हो और चाहो तो ना भी बना सकते हो, इसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कवर होता है। आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स दिया गया है द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर टू आर। इसमें भी सेम है, प्रांत भी हमारा वास्तविक संख्या है और सहप्रांत भी, ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। जहां मॉड एक्स है वो बराबर एक्स, यानी मॉड एक्स की वैल्यू एक्स तब आती है यदि वह धनात्मक हो, एक्स धनात्मक हो। जैसे मॉड की वैल्यू 2 है, अंदर अगर मॉड के 2 पड़ा है तो वो 2 आ जाएगा। यदि वो धनात्मक है, 2 तो धनात्मक ही है तो धनात्मक आ जाएगा। अगर मॉड 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी यदि वो 0 है। और तथा मॉड एक्स बराबर -x, यानी कि अगर आप मॉड के अंदर मॉड एक्स पड़ा है तो वो माइनस चिन्ह लगा के कब देगा? जब मॉड के अंदर आप किसी नेगेटिव वैल्यू को डालोगे तो वो माइनस का चिन्ह अपने पास से लगा देगा, ताकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके वो +x बन जाए, क्योंकि मॉड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। तो यही वो समझाने की कह रहा था। मैंने जैसे यहाँ पे नेगेटिव बोला तो यहाँ लिखा है कि यदि कि मॉड एक्स बराबर -x तब आएगा जब यदि ऋण हो, यानी कि नेगेटिव हो। तो बस वो यही कह रहा था। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। इसमें फलन दिया गया है हमें एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। एक को देखते हैं, उसने बता तो रखा ही हमें
कि एककी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, तो लिख देते हैं कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स एककी नहीं है। अब क्यों नहीं है वो हमें प्रूफ करना है, तो उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण जैसे कि हम निकालते हैं वैल्यू एफ ऑफ, निकालते हैं -2 की, तो आएगा मॉड के अंदर -2 डालोगे तो उसकी वैल्यू भी +2 ही आएगी। और यदि आप एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालोगे, मॉड के अंदर 2 डालोगे तो भी उसकी वैल्यू 2 ही आएगी। यानी कि जब आप मॉड के अंदर -2 को डाल रहे हो फिर भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 2, और जब आप प्लस मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव तो आएगी ही। यानी कि ये दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। लेकिन जो हमारा x1 और x2 है, एक जगह x1 -2 है और एक जगह x2 2 है, पॉजिटिव का 2 है, प्लस का 2 है, तो x1 x2 हमारे बराबर नहीं है, इसलिए फलन एककी नहीं है। तो यानी कि हम लिख देंगे कि f(x1) बराबर f(x2) तो है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू तो 2 ही 2 आ रही हैं, लेकिन x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं है, इसीलिए जो है वो फलन हमारा एककी नहीं है। इसे नोट कर लीजिए आप। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आच्छादक फलन को। जैसे अगर आप मॉड के अंदर अगर आप -4 डालोगे तो मॉड -4 की भी वैल्यू 4 ही आएगी, और यदि आप मॉड के अंदर +4 डालोगे तो भी उसकी वैल्यू +4 ही आएगी। यानी कि -4 को भी आपको 4 से मिलाना पड़ेगा और +4 को तो 4 से मिलाना ही पड़ेगा। ऐसे ही -3 की भी वैल्यू 3 ही आएगी, और +3 को डालोगे फिर भी 3 ही आएगी। -2 को डालोगे तो प्लस का 2, और +2 को डालोगे तो फिर भी प्लस का 2। यानी कि माइनस वाली जो संख्याएं होंगी वो इधर छूट जाएंगी, क्योंकि -3 वाली भी प्लस से मिल रही हैं और प्लस वाली तो प्लस से मिल ही रही हैं। यानी कि इधर माइनस वाली सारी संख्याएं छूट जाएंगी। यानी कि हम लिख देंगे कि सहप्रांत में केवल धनात्मक संख्याओं का, जो धनात्मक संख्या है उनका तो पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा, लेकिन जो नेगेटिव वाली है वो तो छूटती जा रही हैं, तो उनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, इसलिए ये आच्छादक नहीं होगा। तो उसे हम लैंग्वेज में लिख देते हैं कि सहप्रांत में केवल धनात्मक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में स्थित है, किंतु ऋणात्मक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में स्थित नहीं है, इसीलिए फलन आच्छादक नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूफ हो गया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए फलन जो है वो R से R में ही डिफाइन किया गया है, और हमें जो फलन दिया गया है वो दिया गया है f(x) इक्वल टू, फलन की वैल्यू 1 होगी जब x का मान हो वो 0 से बड़ा हो, x इज ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो वो 1 से कनेक्ट होगा, और जब x बराबर 0 होगा तो हमें फलन की भी वैल्यू 0 मिलेगी। और -1 कब मिलेगी? यदि x लेस देन 0 होगा। तो यानी हम इसका डायग्राम बना के देखते हैं। जीरो 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फलन की वैल्यू 1 होगी यदि x का मान 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा कहाँ पर है? ये दो
एक जो है वो तो 0 से बड़ा ही होता है, यानी कि अगर 0 से बड़ा होगा तो ये किससे कनेक्ट होगा, 1 से कनेक्ट होगा, और 1 से सही से कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि ये नहीं, कुछ लिमिट नहीं है, x से सभी 0 से बड़ी के लिए, x के सभी मानों के लिए 1 से कनेक्ट होगा। 2 भी 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो ये भी 1 से कनेक्ट होगा, 3 भी 0 से बड़ा है तो ये भी 1 से कनेक्ट होगा, यानी कि सारे जो हैं वो इन्फिनिटी तक वो सब 0 से बड़े ही होंगे, तो सारे 1 से कनेक्ट होंगे। और ये कह रहा है कि x की वैल्यू जब 0 होगी तब वो 0 से कनेक्ट होगा, यानी कि 0 से कनेक्ट होगा, और x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तो वो सारे नंबर्स -1 से कनेक्ट होंगे। 0 से छोटा क्या है, -1 है, तो ये -1 से कनेक्ट होगा। 0 से छोटा तो -2 भी है, तो ये भी -1 से कनेक्ट होगा, और -3 है वो भी 0 से छोटा है, ये भी -1 से कनेक्ट होगा। यानी कि हमारे ये क्या 1 फंक्शन है, नहीं है, क्योंकि इसमें तो कई सारे मिलके 1 से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि ये हमारा बहुएकी फलन है। तो एकेकी के लिए क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि इसमें प्रांत के सभी अवयवों का एक अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है, इसीलिए फलन जो है वो एकेकी नहीं है। आपको ऐसे ही डायग्राम बना के लैंग्वेज को बनाकर लिख देना है। अब आच्छादक को देखते हैं। अब आच्छादक के लिए क्या होगा, आच्छादक में सभी का क्या पूर्व प्रतिबिंब इधर प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा, सिर्फ -1 का होगा, और किसका होगा, 0 का होगा, और प्लस के 1 का होगा। सिर्फ -1, 0 और 1 को छोड़ के यहाँ किसी का भी पूर्व प्रतिबिंब बाकी किसी का प्राप्त नहीं होगा। तो लिख देंगे कि प्रांत में केवल -1, 0 और +1 का ही पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होगा, अन्य किसी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए फलन जो है वो फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कवर होता है। इसे आप एग्जाम्पल डाल दीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम अपने 6 को, इसमें लिखा है कि मान लीजिए कि हमें कोई ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 हैं, और बी सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट 4, 5, 6, 7 है, तथा फंक्शन जो ए से बी में डिफाइन किया गया है वो दिया गया है कि 1, 4, 2, 5, 3, 6। इसका मतलब है 1 का जो कनेक्शन है वो 4 से है, 2 का कनेक्शन है जो 5 से है, और 3 का कनेक्शन है वो 6 से है। तो ए से बी तक एक फलन है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए से बी में फलन डिफाइन किया गया है। सिद्ध कीजिए कि एफ एकेकी है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हमें ए सेट क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 1, 2, 3, और बी सेट क्या दे रखा है, बी सेट दे रखा है 4, 5, 6, 7, और फंक्शन क्या दे रखा है, दे रखा है कि 1 का जो कनेक्शन है वो 4 से है, 1 का कनेक्शन 4 से है, 2 का जो कनेक्शन है वो 5 से है, और 3 का कनेक्शन है वो 6 से है। अब चलिए हम जैसे ए सेट को बना लेते हैं। सेट ए और सेट बी, इसमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। सेट ए के एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और सेट बी के 4, 5, 6 और 7। अब इसमें फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन डिफाइन किया गया है कि 1 का कनेक्शन 4 से है, यानी कि 1 का कनेक्शन 4 से है, 2 का कनेक्शन 5 से है,
2 का कनेक्शन 5 से है, 3 का कनेक्शन 6 से है। तो क्या इसमें एक ही फलन को देखेंगे तो क्या 1 का कनेक्शन 1 से है? हाँ है, क्योंकि एक का 4 से है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से, एक एक ही कनेक्शन है, यानी कि ये हमारा एक ही फलन तो हो जाएगा। तो एक ही को देखते हैं। एक ही के लिए हम लिख देंगे कि प्रांत के सभी अवयवों का सहप्रांत में हमें अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त है, इसीलिए फलन जो है वो एक ही है। आप देखते हैं आच्छादक को। आच्छादक के लिए क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी सारे अवयव हैं उनका यहाँ हमें पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए। लेकिन क्या है, 4 का तो इधर पूर्व प्रतिबिंब है, 5 का भी है, 2, 6 का भी है, 3, लेकिन छूटना कोई भी नहीं चाहिए। जैसे ये छूट गया तो ये अंतरक्षेपी होगा, ना कि आच्छादक होगा, जैसा कि मैंने आपको परिचय में समझाया था। यानी कि ये हमारा आच्छादक नहीं होगा। अगर 7 का भी यहाँ किसी से कनेक्शन होता तो आच्छादक हो जाता, लेकिन 7 छूट गया, इसलिए ये आच्छादक नहीं होगा। तो लिख देंगे हम कि सहप्रांत के अवयव 7 का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान, विद्यमान मतलब स्थित, विद्यमान नहीं है, इसीलिए फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कवर होता है। आइए दोस्तों देखते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाएकी आच्छादक तथा एकाएकी आच्छादी है। एकाएकी आच्छादक तो प्रूफ करने को हमें बोल रहा है कि है या नहीं है, मतलब बताने को बोल रहा है। और एकाएकी आच्छादी ये क्या होता है? अगर कोई फलन एकाएकी भी है और आच्छादक भी है तो हम उसे एक साथ जोड़ के कह देते हैं कि वो एकाएकी आच्छादी है। तो कह रहा है कि अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। मतलब औचित्य तो हम वैसे भी कारण तो बताते ही हैं कि एक है कि क्यों है, क्यों हम प्रूफ करके तो दिखाते ही हैं। तो इसमें पहला फलन दिया गया है हमें f(x = 3 - 4x) द्वारा परिभाषित फलन किस प्रकार परिभाषित है? r से r में परिभाषित है। तो हम फलन नोट कर लेते हैं। दिया गया है f(x = 3 - 4x) और फलन कैसे परिभाषित है? r से r में। तो हम एक की देखते हैं पहले। कि इसमें हमारा वैसा ही फिक्स पैटर्न था तो वैसे ही करेंगे। मान लेंगे कि माना f(x1) जो है वो f(x2) के इक्वल है। अब फलन क्या है हमारा? 3 - 4x है। तो f(x1) है वो x की जगह पे जाएगा, x की जगह पे x1 लिख देंगे। ये तो हमारे सीधे अंक ही है तो इनकी जगह पे थोड़ी कुछ लग सकते हैं, इन्हें तो ऐसे लिख देंगे 3 माइनस और x की जगह पे x1 रख देंगे। 3 - 4x1 = 3 माइनस आपकी x1 या x की जगह पे x2 आ जाएगा, 3 - 4x2। ऐसे हम 3 और 3 को कैंसिल कर सकते हैं। आप चाहो तो 3 को इधर बुला लो, 3 - 4x1 और ये इधर प्लस का 3 है, कोई निशान नहीं होता है तो वो प्लस का होता है। और 3 है, प्लस का 3 है, अगर बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा माइनस का 4x2। अब प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा। या फिर ऐसे लिख दो +3 -3 ये कट जाएगा, क्या बचेगा? -4x1 बचेगा सिर्फ। यहाँ क्या बचेगा? इधर तो -4x2 है। अब -4 से -4 कट जाएगा क्योंकि ये बराबर में है। तो क्या बचा? x1 बराबर x2 आया हमारा। हम मानते हैं कि f(x1) बराबर f(x2) मानते हैं। अगर x1 बराबर x2 मान आ जाता है तो हम उसे एक ही फलन कह देते हैं। और x1 बराबर x2 हमारा आ गया है तो ये हमारा एक ही फलन है। अतः फलन f(x = 3 - 4x) एकाएकी फलन है। आप इसे नोट कीजिए।
चलिए अब हम देखते हैं अपने आच्छादक फलन को। इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना y इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं, फिर y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, 3 माइनस 4x है यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, 3 माइनस 4x को पहले लिख लेंगे, उसके बाद y को इधर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4x को यहीं रहने देंगे, माइनस 4x है इसे यहीं रहने देंगे, 3 को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा y माइनस 3। ओके, अब क्या करेंगे, अब x इक्वल टू निकाल लेंगे, अब x की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, y माइनस, या ऐसा कीजिए आप कि क्या कीजिए, -4x ये यहाँ पे ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये y प्लस का था तो अगर आप यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो y माइनस का हो जाएगा, और ये -3 जो था, ये -3 जो है वो माइनस का था, अब ये 3 जो है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, 4x इक्वल टू माइनस y प्लस 3, यानी कि हम 3 को पहले लिख देंगे और ये माइनस y है इसे बाद में लिख देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू 3 माइनस y। अब x इक्वल टू निकालेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस y, और 4x के मल्टीप्लाई में था तो जो मल्टीप्लाई में होता है यानी गुणा में होता है जो किसी संख्या के, वो जो सामने संख्या लिखी होती है उसके बटे में चला जाता है। तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 माइनस y बाई 4। अब यहाँ पर अगर हम y की जैसे एग्जांपल के लिए कुछ भी वैल्यू डालेंगे, जैसे कि y की वैल्यू हमने 1 डाल दी तो x की कितनी वैल्यू प्राप्त होगी हमारी, 3, y की जगह पे 1 लिख दो और बटे 4 लिख दो, तो यानी कि 2/4 आ जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 1/2 हो जाएगा, और आप जब यहाँ पे दशमलव लगाओ तो लगाओगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 2 एकम 2 2 पंचे 10 0.5 आएगा। तो क्या जब हम y की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या हमें x की वैल्यू 0.5 मिलेगी, जो कि प्रांत में होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा r जो है फंक्शन किस में डिफाइन है, r से r में डिफाइन है, ये भी r है, ये भी r है, ये 1 है, 1 2 3 4 यानी कि सारे नेगेटिव नंबर सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। हमने जैसे पॉजिटिव नंबर डाला है तो हम पॉजिटिव नंबर्स के लिए प्रांत और सहप्रांत को बना रहे हैं, नेगेटिव वाले नंबर्स नहीं लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो जैसे हमने अगर क्या डाला था, y की वैल्यू कितनी डाली, 1 डाली, तो क्या यहाँ पर y की वैल्यू 1 डाली यहाँ पर हमने, तो क्या यहाँ पर y की वैल्यू 1 डाली तो क्या यहाँ पे 0.5 मिलेगा, हाँ, क्योंकि रियल नंबर में यानी कि हमारी वास्तविक संख्या में सारे नंबर्स होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, छोटे से यानी दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, केवल अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या ना हो, और वो नहीं है यहाँ पे 0.5 है, यानी कि यहाँ पर जब 1 का कनेक्शन 0.5 से हो जाएगा, यानी कि सहप्रांत के सभी अवयवों का यहाँ पर प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा, इसलिए ये हमारा फलन जो है वो आच्छादक है। हम इसलिए लिख देंगे कि सहप्रांत, ये आपको जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो इसके नीचे लिखना है, मेरे यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कवर होता है, का पहला पार्ट। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट को, जिसमें हमें फलन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और परिभाषित तो r से r में ही है फलन। तो लिखते हैं कि माना फिक्स पैटर्न अपना x1 इक्वल टू एफ x2 है, ओके। तो 1 प्लस x की जगह पे x1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, और x की जगह पे x2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर। अब ये 1 जो है 1 से कट जाएगा, चाहे आप ऐसे लिख लो 1 प्लस x1 का स्क्वायर, और ये प्लस का 1 है इधर बराबर के इधर लाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और इधर ये तो लिखा ही रहेगा x2 का स्क्वायर, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर। जब आप वर्गमूल लोगे लेने पर तो दोनों जगह स्क्वायर हट जाएगा, क्या जाएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए आप,
तो x1 जो होगा वो x2 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, यानी x1 जो होगा वो x2 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे उदाहरण देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम f की, जैसे फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन दिया गया है f(x = 1 + x²। जैसे हम x की वैल्यू अगर -1 लें तो हमारी f -1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 + x की जगह पर -1 रखो, तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 + 1 = 2, तो हमारी f -1 की वैल्यू कितनी आ रही? 2 आ रही है। और अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें, प्लस का 1 ले लें, यहाँ पे माइनस का 1 लिया था, यहाँ पर प्लस का 1 ले लेंगे तो कितना आएगी? f की वैल्यू 1 डाल दो, x की वैल्यू 1 डाल दो, 1 प्लस, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर कितना आएगा? इसका भी 1 ही आएगा। 1 1 1 + 1 = 2। तो यहाँ से देखिए कि हमारे f -1 और f +1 की वैल्यू तो इक्वल आ रही है, लेकिन x1 = x2 है। क्या -1 वो +1 के इक्वल होता है? नहीं होता है। -1 अलग होता है, +1 अलग होता है, इसलिए अतः फलन जो है वो हमारा एकाएकी नहीं है। नोट कीजिए इसे आप। चलिए अब हम देखते हैं आच्छादक को। इसमें मानते हैं कि माना y = f(x) है और f(x) की वैल्यू कितनी है? 1 + x² है। इसे पहले लिख लेंगे, 1 + x² = y को बाद में लिख देंगे। अब x² = y, और ये प्लस का 1 है, इसे बराबर के इधर भेजेंगे, इस इधर प्लस का 1 था तो इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यानी कि x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी √y - 1। कितनी आ जाएगी? x = √y - 1। अब देखिए फंक्शन किससे किस में डिफाइन है? r से r में। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू कुछ डालोगे, जैसे कि कुछ डालिए, एग्जाम्पल y की वैल्यू आपने डाल दी 0 ही डाल दी, जैसे क्योंकि रियल में तो सारे ही नंबर आते हैं तो y की वैल्यू हमने 0 डाल दी। अब 0 डालोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x = y की वैल्यू 0 - 1 = 0 में से -1 जाएगा तो -1 ही बचेगा। क्या रियल नंबर, क्या वास्तविक संख्याओं में ये संख्या पॉसिबल है? सिर्फ काल्पनिक संख्या ही वास्तविक संख्याओं में नहीं होती है, बाकी सारी संख्याएं होती हैं। और ये अगर अंडर के अंदर कोई माइनस की संख्या आ जाती है तो वह काल्पनिक संख्या बन जाती है। इसीलिए यह जो संख्या होगी वो इधर प्रांत में नहीं होगी। इसीलिए यह हमारा फलन जो होगा वो आच्छादक नहीं होगा। ये एग्जाम्पल लिख दिया, आप लिख दीजिए भाई, सेम लेंगे सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में स्थित नहीं है, इसीलिए फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फुल कवर होता है, इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ लेते हैं। हम अपने अब क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें लिखा है कि मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। ये कह रहा है कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, कोई भी दो समुच्चय होंगे। हमें क्या सिद्ध कीजिए कि f सच दैट a क्रॉस b, यानी हमारा प्रांत क्या है? इस बार हमारा प्रांत है a क्रॉस b और सह प्रांत क्या है? b क्रॉस है। ठीक है, प्रांत है हमारा a क्रॉस b, यानी a क्रॉस b के सारे अवयव जो होंगे वो हमारे प्रांत में आएंगे और b क्रॉस a के जितने भी अवयव आएंगे वो सह प्रांत में आएंगे। इस प्रकार की f a, b, यानी अगर आप फंक्शन के अंदर कोई भी एक अवयव डालेंगे a, b तो उसे वो उल्टा करके दे देगा। v a, b डालोगे तो v, a मिलेगा। एक की आच्छादी फलन है। ये पूछ रहा है कि क्या एक की आच्छादी फलन है? सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने को ही बोल रहा है, पूछ नहीं रहा। तो हम बता देते हैं आपको, ये 11th का थोड़ा आपको पोर्शन आना चाहिए। जैसे कोई एक सेट ए दे रखा है आपको कि ए क्रॉस बी कैसे वगैरह निकालते हैं। मानिए जैसे कि आपको कोई ए सेट दे रखा है, ए जिसके एलिमेंट है 1, 2 और बी दे रखा है x, y, ऐसे कुछ दे रखा है मान लीजिए। तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि हमें ए के सारे अवयवों का संबंध बी के सारे अवयवों से
करना है। जैसे जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए का अवयव पहले लिखा जाएगा क्योंकि ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, और बी का अवयव बाद में लिखा जाएगा। जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए का पहला अवयव क्या है, एक, यानी एक का कनेक्शन एक्स से भी दिखाएंगे, एक का कनेक्शन वाई से भी दिखाएंगे। फिर उसके बाद जब एक एक सारे बी के अवयव से कनेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम फिर इसके दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे, फिर दूसरे एलिमेंट का इसके पहले एलिमेंट से, फिर दूसरे का इसके दूसरे एलिमेंट से, यानी जितने भी होंगे उसके साथ। जैसे अगर यहाँ पे एक्स कमा वाई कमा जेड भी होता तो वन का हम एक्स से दिखाते, उसके बाद वन का वाई से, उसके बाद वन का जेड से, फिर इसके बाद टू का एक्स से, टू का वाई से, टू का जेड से। लेकिन हम लोग इतना लंबा नहीं, बस एक्स कमा वाई मान रहे हैं। तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा वन का कनेक्शन, ये इरेज कर दीजिए, वन का कनेक्शन एक्स से कमा लगा दीजिए, फिर वन का कनेक्शन वाई के साथ, फिर उसके बाद टू का कनेक्शन एक्स के साथ, फिर उसके बाद टू का कनेक्शन वाई के साथ। ठीक है। अब जैसे बी क्रॉस ए निकालना हो, अगर बी क्रॉस ए निकालना होगा तो बी का कनेक्शन एक, जैसे एक्स का कनेक्शन फिर वन के साथ होगा, फिर एक्स का टू के साथ होगा, तो हो जाएगा एक्स का कनेक्शन वन के साथ, फिर एक्स का कनेक्शन टू के साथ, फिर वाई का कनेक्शन वन के साथ, और वाई का कनेक्शन टू के साथ। तो ये इसी प्रकार एफ सच दैट ये इसी प्रकार एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में। जैसे इसके लिए अगर हम फंक्शन डिफाइन करें इन्हीं दो सेट के आधार पर, तो हमारा ए क्रॉस बी के अंदर क्या आएगा, ए क्रॉस बी के अंदर क्या आएगा, फलन डिफाइन किया गया है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में। ए क्रॉस बी में क्या है, कौन से एलिमेंट्स थे हमारे, इसमें सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे ए क्रॉस बी के, वन कमा एक्स, वन कमा वाई, टू कमा एक्स एंड टू कमा वाई। अब बी क्रॉस ए में क्या था, एक्स कमा वन और एक्स कमा टू, वाई कमा वन और वाई कमा टू। अब देखिए, अब फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया था, ए क्रॉस ए से बी क्रॉस ए में, और फलन हमारा दिया कैसे गया था, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल लेके। ये सवाल नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन आपको एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। जैसे इसमें दिया गया था कि एफ ए कामा बी जो है वो किससे कनेक्ट होगा, बी कामा ए से, यानी उल्टे वाले से। जैसे वन कामा एक्स है, किससे कनेक्ट होगा, एक्स कामा वन से, यानी जो लास्ट में लिखा है वो पहले लिखा होगा, उल्टा लिखा होगा। वन कामा एक्स है तो एक्स कामा वन से कनेक्ट हो जाएगा, वन कामा वाई है तो ये वाई कामा वन से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही टू कामा एक्स है तो ये एक्स कामा टू से कनेक्ट हो जाएगा, टू कामा वाई है ये वाई कामा टू से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, एक प्रकार से जैसे वन 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 कनेक्शन है, यानी कि ये हमारा एक ही फलन हो जाएगा। और यहाँ सहप्रांत में कोई भी अवयव जो है वो अकेला नहीं छूटा है, हर अवयव का यहाँ पर हमें पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त है, यानी कि यह हमारा एकाएकी भी हो जाएगा और हो जाएगा, यानी कि अगर ये दोनों होते हैं तो हम उसे एकाएकी आच्छादी फलन कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा जो मैंने आपको समझाया है, और ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, बी क्रॉस ए कैसे निकालते हैं, ये भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो एकाएकी का फिक्स पैटर्न था उसके हिसाब से मानते हैं कि माना। अब इसमें हमारा ए क्रॉस बी का पूरा अवयव क्या है, ए कमा बी है, वैसे उसे ले लेंगे जैसे हम x1 लेते थे उसी प्रकार ले लेंगे a1 कमा b1 और a2 कमा b2। जैसे कि फंक्शन ले लिया है a1 कमा b1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ a2 कमा v2। अब हमें फंक्शन को खोलना कैसे है, ये में दिया गया है कि अगर आप a कमा b फंक्शन के अंदर डालोगे तो वो उल्टा होके खुलेगा, यानी कि जो बाद में लिखा होगा वो पहले आएगा और जो पहले लिखा था वो बाद में आएगा। जैसे यहाँ पे a1 कमा b1 है तो ये खुलेगा कैसे, b1 कमा a1 करके, और ये कैसे खुलेगा, a2 कमा b2 है तो जैसे ये a कमा b था b कमा a खुला, ऐसे ही ये a2 कमा b2 अगर हमने फंक्शन के अंदर डाला है तो वो b2 कमा a2 करके खुलेगा। और हमारी ये समुच्चय की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर a कमा b, यदि a कमा b इक्वल है c कमा d के, तो जो a है a इक्वल टू c हो जाएगा। और तुलना करने पर, यानी कि तुलना करोगे जब आप किसी भी समुच्चय के दो एलिमेंट की अगर a कमा b करके वो लिखे हैं तो a इक्वल टू c आ जाएगा और जो यहाँ पे लिखोगे b इक्वल टू d आ जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर तुलना करेंगे, उसी प्रकार हम करेंगे यहाँ पे तुलना
करने पर तुलना करेंगे तो b1 के इक्वल क्या आ जाएगा, b2 आ जाएगा और a1 के इक्वल a2 आ जाएगा। अब जैसे हम करते थे कि f(x1) इक्वल टू f(x2) करते थे, उसके बाद x1 इक्वल टू x2 देखते थे, अगर होता था तो हम उसे एकाकी फलन कह देते थे। अब ऐसे इस प्रकार हम देखेंगे कि ये हमारा x1, यही पूरा हमारा x1 है, तो लिखेंगे a1 कामा b1 इक्वल टू a2 कामा b2। अब देखिए, अब इसमें हम b1, इसमें हम इसके हिसाब से इसे लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए a1 कामा b1 इक्वल टू, ये हमारा पूरा x1 है। अब इसके हिसाब से a2 की जगह पर हम क्या रख देंगे, क्योंकि a1 बराबर b2 है, a1 बराबर a2 है, यानी कि हम a1 की जगह पर a2 को रख सकते हैं और a2 की जगह पर a1 को रख सकते हैं। a2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, a1 को लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर b2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, b1 को लिख देंगे। तो देखिए, ये हमारा पूरा x1 था, ये हमारा पूरा x2 था, ये दोनों इक्वल आ गए, तो क्या हो गया, ये हमारा फलन जो है वो एकाकी प्रूव हो गया। अतः फलन एकाकी है। जैसे आपको दोबारा समझा देते हैं, जैसे कि हम पहले मानते थे, कैसे माना करते थे, एकाकी फलन को कैसे प्रूव करते थे, हम मान लेते थे कि f(x1) इक्वल टू f(x2) मान लेते थे हम अपने आप से। फिर उसके बाद हम देखते थे कि x1 इक्वल टू x2 अगर आ जाता था तो वह हमारा एकाकी फलन होता था। यदि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होता था तो वह हमारा एकाकी फलन नहीं होता था। अब यहाँ पर x1 की जगह पर ही हमारा पूरा a1 कामा b1 है और x2 की जगह पर a2 कामा b2। और फंक्शन को हमें खोलना कैसे है ये उसने हमें बताया है। फंक्शन ऑफ a कामा b अगर लिखा है तो वो कैसे खुलेगा, जो बाद में लिखा है वो पहले आएगा और जो पहले लिखा है वो बाद में लिखा जाएगा। उसी प्रकार हमने इसे खोला, a1 है वो पहले लिखा है तो इसे बाद में लिख दिया, और b1 पहले लिखा है तो इसे बाद में लिखा था तो इसे पहले लिख दिया, और जैसे ही a2 पहले लिखा था तो इसे बाद में लिख दिया, b2 बाद में लिखा था तो इसे पहले लिख दिया। फिर इसकी हमने तुलना कर ली, b1 की वैल्यू b2 के इक्वल आ गई और a1 की वैल्यू a2 के इक्वल आ गई। फिर हम देखेंगे कि x1 और x2 क्या बराबर है। x1 क्या था हमारा, a1 कामा b1 था, और x2 क्या था हमारा, a2 कामा b2 था। अब इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से हमने a1 और b1 को तो वैसा ही रहने दिया। अब यहाँ पर a2 की जगह पर हमने a2 इक्वल टू a1 है, यानी a2 और a1 की वैल्यू दोनों बराबर है, यानी a2 की जगह पर हमने a1 रख दिया और b2 की जगह पर हमने b1 रख दिया। अब x1 और x2 दोनों एक जैसे हो गए, यानी x1 बराबर x2 हो गया। और अगर ऐसा हम जानते ही हैं, अगर x1 बराबर x2 होता है तो वो हमारा एकाकी फलन होता है, यानी कि ये हमारा एकाकी फलन है। तो आप लोगों को ये समझ आया होगा। देखते हैं हम आच्छादक फलन को क्या था। अब हमारा फलन f तो था, f जो है वो एकाकी फलन है। और जैसा कि हमने अभी जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया था अभी, जैसे a क्रॉस b है और यहाँ पर b क्रॉस a है। अब a क्रॉस b निकालो या b क्रॉस a निकालो, इन दोनों में अवयवों की संख्या तो बराबर ही होगी। जैसे a सेट अभी हमने लिया था, क्या लिया था, 1 कामा 2 लिया था, और b सेट जो हमने क्या लिया था x कामा y लिया था। अब अगर आप a क्रॉस b निकालोगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 1 कामा x आएगा, 1 कामा y आएगा, 2 कामा x आएगा और 2 कामा y आएगा। अगर आप b क्रॉस a निकालोगे तो क्या आएगा, ऐसे ही आएगा, 2 कामा x कामा 1 आएगा और x कामा 2 आएगा, उसके बाद y कामा 1 आएगा और y कामा 2 आएगा। ये थोड़ा उल्टा लिख गया है तो उससे कुछ वो हमने बस आपको समझाने के लिए लिखा है। यानी कि इसमें भी 4 अवयव हैं और इसमें भी 4 अवयव हैं, यानी कि अगर आप a क्रॉस b निकाल लो या b क्रॉस a निकाल लो, दोनों में अवयवों की संख्या जो है वो बराबर ही आएगी। तो मेरा बस आपको ये समझाने का मतलब था, इनको लिखने का। तो इसमें आप लिख दीजिए, यानी प्रांत जो था ये a क्रॉस b है, ये हमारा प्रांत है, इसमें भी 4 अवयव थे, और b क्रॉस a था वो हमारा सह प्रांत था, उसमें भी 4 अवयव थे। तो हम लिख सकते हैं कि प्रांत में अवयवों की संख्या वो बराबर है किसके, सह प्रांत में अवयवों की संख्या, यानी कि a क्रॉस b, यानी कि a क्रॉस b और b क्रॉस a में अवयवों की संख्या बराबर है। लेट सपोज यहाँ पर 3 अवयव हैं,
इधर भी 3 होंगे, कुछ भी हो, 3 4 5 आए। और हम कह रहे हैं कि एक एक ही फलन है, यानी कि एक का किसी हर, यहाँ पर कोई भी अवयव छूटेगा नहीं, सबका किसी न किसी से कनेक्शन होगा, और सबका हर किसी का किसी न किसी से कनेक्शन होगा, और अवयव बराबर हैं, यानी कि इनका यहाँ प्रतिबिंब होगा, और यहाँ जो हमारे अवयव हैं उनका यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब होगा, क्योंकि अवयव ही बराबर है, और अवयव बराबर हैं, और एक एक ही फलन भी हम कह रहे हैं। इसका एक एक ही फलन का क्या मतलब है कहने का, यानी कि प्रांत जो है हमारे, जो प्रांत के जो अवयव है वो सारे यहाँ पर सहप्रांत के सारे अवयवों के से किसी ना किसी से तो कनेक्ट होंगे ही, यानी कि और ये कनेक्ट होंगे, अगर ये कनेक्ट होंगे इनमें से किसी ना किसी से, तो अवयव बराबर है, यानी कि हम किसी दूसरे प्रकार से सोचेंगे तो यानी कि ये भी यहाँ पर किसी न किसी से कनेक्ट होंगे, यानी कि सहप्रांत के सारे अवयवों का जो है हमारा पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, यानी कि हमारा ये आच्छादक फलन है। यानी कि कह सकते हैं हम कि सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 8 था, वो कवर होता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इसमें लिखा है कि मान लीजिए कि n बिलोंग्स टू n, यानी कि हमारे दो सेट हैं और फंक्शन जो ये भी n है ये भी n है, n से n में फंक्शन डिफाइंड है। इसको कह रहे हैं सेट n वाले एलिमेंट्स को हम n कह रहे हैं और इसे कैपिटल N कह रहे हैं, ठीक है। तो इसी को लिखा है कि n बिलोंग्स टू n है, n जो है वो कैपिटल N के अंदर आता है। के लिए fn फंक्शन ऑफ n हमें दिया गया है कि n + 1/2, हमारा fn बराबर n + 1/2 फंक्शन तब होगा जब हमारा n जो होगा वो विषम संख्या होगा, और n/2 तब होगा हमारा फंक्शन जब यदि सम संख्या होगा, यदि n सम संख्या होगा। द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट n to n, यानी कि हमारा फलन जो है वो n से n में परिभाषित है। बतलाइए कि क्या फलन f एक की आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, यानी कि हमें बताना है कि ये फंक्शन एकैकी और आच्छादक है या नहीं है, दोनों है कि नहीं है। अगर ये एकैकी और आच्छादक दोनों होगा तो हम हाँ कह देंगे, अगर ये दोनों नहीं होगा तो हम नहीं कह देंगे। तो जैसे ये फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर है तो इसमें कैसे होंगे हमारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जैसे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि हमारा n क्या है, हमारा n ये नंबर्स हैं, अगर हमारा n एक सम संख्या विषम संख्या होगा तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, और यदि हमारा n जो है वो सम संख्या होगा तो हम n/2 वाला फंक्शन लेंगे। अब जैसे हमारा पहली संख्या क्या है, हमारी 1 है, तो 1 या सम संख्या होती है या विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, तो हम इसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला n + 1/2 वाला। अब हम n की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 1 + 1/2 = 2/2 = 1, यानी कि फर्स्ट का एक का कनेक्शन 1 से ही होगा। अब हमारी संख्या आएगी 2, अब 2 क्या होती है, 2 हमारी सम संख्या होती है। अब सम संख्या के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, इसमें लिखा है कि यदि n सम संख्या है तो ये वाला फंक्शन लेना है, यानी कि हम n/2 लेंगे। तो n की वैल्यू 2 रखनी है, 2/2 ये 1 आएगा, यानी कि 2 का कनेक्शन भी 1 से होगा, ठीक है। अब लिखते हैं, अब देखते हैं जैसे 3 को, 3 हमारी विषम संख्या है, उसके लिए भी n + 1/2 आएगा फंक्शन ये वाला। तो 3 1 4 4/2, यानी कि 4/2 बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि 3 का कनेक्शन भी 3 का कनेक्शन 2 से होगा। अब हमारा 4 देखिए 4 क्या है, 4 हमारी सम संख्या है। सम संख्या के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, n/2, यानी कि 4/2, 4/2 कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, यानी 4 का कनेक्शन फिर 2 से हो जाएगा। 5 लेंगे अगर हम सम संख्या, अगर हम ये संख्या 5 लेंगे तो 5 हमारी विषम संख्या होती है। विषम संख्या के लिए ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। n की वैल्यू 5 है तो 5 + 1/2, 5 1 6, 6/2 बराबर 3 आ जाएगा, 5 का कनेक्शन 3 से हो जाएगा। अब 6 लेंगे अगर संख्या तो 6 हमारी सम संख्या होती है। 6 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, n/2 वाला, जहां पर n की वैल्यू हमारी 6 है, यानी कि 6/2, तो ये 3 से कनेक्ट होगा, यानी कि हमारे ये दो जो एलिमेंट है वो 1 से ही कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा एकैकी फलन तो नहीं हो सकता, क्योंकि एकैकी जो होता है वो 1 से ही कनेक्ट होता है। यहाँ तो दो मिलकर 1 से कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए ये हमारा एकैकी फलन नहीं है। तो इसे हम प्रूफ करते हैं।
इसे चाहो तो आप बना सकते हो, वरना ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया था एग्जाम्पल के तौर पे। देखते हैं एकाकी फलन को। एकाकी फलन मान लेते हैं कि n1 जो है हमारा, n1 हमारी विषम संख्या है और तथा n2 जो है हमारी वो सम संख्या है, n2 सम संख्या है। अब देखिए, अब हम लिखते हैं फंक्शन। इसमें क्या करते हैं हम एकाकी के लिए, वो तो आपको पता ही होगा कि माना हम कर देते हैं माना f(n1) इक्वल टू f(n2)। अब आप कह रहे होंगे कि x1 x2 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन n के रूप में दिया गया है, तो हमें n ही लेना पड़ेगा। अब जैसे हम लिखते थे f(x1) इक्वल टू f(x2), यहाँ पर हमें फंक्शन n के रूप में दे रखा है, तो हम लिखेंगे f(n1) बराबर f(n1) इक्वल टू f(n2). अब n1 क्या है हमारा, f(n1), n1 हमारी विषम संख्या है, और विषम संख्या के लिए कौन सा फंक्शन दिया गया है, n+1/2। जहां हमें n की जगह पर क्या रखना है, n1 रखना है, यानी कि n+1/2। और हमारा जो n2 है वो क्या है, वो हमारी सम संख्या है। सम संख्या के लिए फंक्शन n/2 रखना है, तो n की जगह हम क्या रख देंगे, n2 रख देंगे, यानी कि n2/2। यहाँ से 2 जब इक्वल में होते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, अगर सेम चिन्ह के हैं। ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो कैंसिल हो गया। अगर ये एक प्लस का था, ये माइनस का होता, तो कैंसिल नहीं हो सकते थे। तो हम लिखेंगे कि n1+1 इक्वल टू n2। अब क्या ये बराबर है, n1 में एक जुड़ रहा है और n2 में n2 अकेला है, यानी कि n2 इक्वल टू n1+1 लिखा है। जब n1 में आप एक जोड़ोगे तो वो n2 के बराबर आएगा, यानी कि n1 जो है वो इज नॉट इक्वल टू n2 है। हमने क्या माना था, f(n1) बराबर f(n2) माना था। अगर n1 बराबर n2 आ जाता तो हमारा एकाकी फलन होता, लेकिन यहाँ पर n1 जो है वो n2 के इक्वल नहीं आया है, यानी कि ये हमारा एकाकी फलन नहीं है। अतः फलन एकाकी नहीं है। आप लोग इतना नोट कीजिए। आइए दोस्तों, हम देखते हैं आच्छादक फलन को। इसमें हम केस 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन y इक्वल टू f(x) करके हम मानते हैं आच्छादक के लिए, लेकिन यहाँ पर फंक्शन 2 है, एक n सम विषम संख्या के लिए, एक सम संख्या के लिए। तो हम केस 1 ले रहे हैं, किसके लिए, जब n क्या है, सम संख्या लेने या विषम, आप बताइए, वही ले लें, विषम संख्या, चलो ले लेते हैं। जब n विषम संख्या है, कोई भी संख्या अगर विषम हो तो हम उसे किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं, n इक्वल टू 2x+1। 2 के गुणज में आप किसी भी संख्या को ले लीजिए और उसमें अगर आप एक जोड़ देंगे तो वो विषम संख्या ही आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप ले लीजिए, जैसे कि 4 ही ले लीजिए, 4 एक सम संख्या है। अब इसमें अगर आप 2 गुणे 4 कर दोगे और +1 कर दोगे अगर, तो 2 चक्कू 8, और 8 में अगर आप एक जोड़ दोगे तो वो 9 आ जाएगी। चाहे आप ऐसे ही कोई विषम संख्या, जैसे ये हमारी सम संख्या थी, इसे लेकर देख ले एग्जाम्पल। अब अगर ऐसे ही आप एग्जाम्पल 3 को लेकर देख लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल x इक्वल टू 3, ये x इक्वल टू 4 था, तो 2 गुणे x की जगह पे 3 रख दो और +1, यानी कि 2 3 6, 6 में एक जोड़ोगे तो 7, यानी कि दोनों विषम ही संख्या आएंगी। यानी कि इसे हमने इस प्रकार से निरूपित कर दिया n को, कि n इक्वल टू 2x+1 है। अब हम देखते हैं आच्छादक फलन को। इसमें हम कैसे करते हैं, इसमें हम मानते हैं कि माना y जो है हमारा y इक्वल टू f(x) है, लेकिन f(x) नहीं, यहाँ पे f(n) रखना पड़ेगा हमें, तो f(n) रख देंगे, ठीक। और f(n) की वैल्यू कितनी है, अगर n विषम संख्या है तो कितनी होगी, n+1/2 होगी, तो n+1/2 रख दीजिए, ठीक है। और y इक्वल टू n की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 2x+1 रखनी है, 2x+1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, ठीक है। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x+1 और +1, ठीक है। तो y इक्वल टू 2x1/2 हो जाएगा, अपॉन 2। तो y इक्वल टू 2 ऊपर से आप कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा x+1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू x+1 आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर आप अगर एग्जाम्पल के लिए x की वैल्यू डाल दे रहे हैं, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी होती है,
यहाँ से हमें निकालनी होती है x की वैल्यू, तो हम निकाल लेते हैं y के फॉर्म में। तो x की वैल्यू अगर आप x प्लस 1 को पहले लिखोगे, x प्लस 1 इक्वल टू y, और आप x की वैल्यू निकालोगे तो आएगी y माइनस 1 निकाल दोगे। ये वैल्यू हमने निकाल ली x की। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल डाल के देख लीजिए, y इक्वल टू y की वैल्यू अगर आप डालोगे, बस रुको, आप देखते हैं एग्जांपल, अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। y की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, ये हमारा फंक्शन जो था n से n में डिफाइन था, और y क्या था, y हमारा सेपरांत था। अब नेचुरल नंबर में हम कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, अब 0 या -1 वाली तो वैल्यू ले नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर है, इसमें तो 1 2 3 करके इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक जाती है वैल्यू। तो हम अगर y की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 - 1 बराबर 1, यानी कि ये हमारा प्रांत में प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसका प्रतिबिंब हमें मिल जाएगा। हम लिख देंगे तो भाई सेम लैंग्वेज आप लिख देना, मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे सहप्रांत के सभी अवयवों के लिए आप इसी प्रकार लैंग्वेज लिख देना। यहाँ पर नीचे सहप्रांत चलो लिख ही दे रहा हूँ, सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में स्थित है, उपस्थित है या फिर विद्यमान है, स्थित है। अतः फलन जो है हमारा आच्छादक है। आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम केस 2 को डिस्कस करते हैं। अब हम केस 2 को देखेंगे कि यदि n हमारी सम संख्या है तो हम लिखेंगे कि माना y इक्वल टू fn। अब हमारा कौन सा फंक्शन आएगा, चूंकि n हमारी सम संख्या है तो हमारा ये वाला फंक्शन आएगा, अब n/2 वाला। और यदि कोई भी संख्या सम संख्या है तो हम उसे किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं, जैसे विषम थी तो उसमें हम 2x + 1 लिख देते हैं। यदि हम किसी भी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वह सम संख्या बन जाती है। जैसे कि चाहे आप x इक्वल टू 3 ले लीजिए तो 3 × 2 इक्वल टू 6 आ जाएगी। ऐसे ही आप कोई अब सम संख्या लेके देख लीजिए, जैसे 3 लिया था तो 3 × 2 = 6 सम संख्या आया। ऐसे कोई सम संख्या ले लीजिए, जैसे कि 4 ले लिया, 4 × 2 = 8, वो भी सम संख्या आएगी। यानी कि कोई भी संख्या अगर 2 का मल्टीपल है तो वह सम संख्या ही होगी। तो इसे हम लिखते हैं y इक्वल टू, इसका फंक्शन क्या है, n/2। अब इसमें हम n की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी है, 2x है, तो यानी कि 2x/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू x आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू, y की वैल्यू x है तो x की भी वैल्यू y ही होगी। यानी कि जो भी आप y की वैल्यू डालेंगे नेचुरल नंबर्स में से, जैसे 1 डालोगे तो x की भी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी 1 का कनेक्शन 1 से हो जाएगा। 2 डालोगे तो 2 का कनेक्शन 2 से हो जाएगा, यानी कि सारे नंबर्स का कनेक्शन सारे नंबर से हो जाएगा। यानी कि सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब जो है वो हमें प्रांत में प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो ये हमारा फलन जो होगा वो आच्छादक होगा। यानी कि सहप्रांत, सेम लैंग्वेज, सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बताइए कि क्या फलन f एकेकी आच्छादी है। ये पूछ रहा था कि ये एकेकी और आच्छादक दोनों है। तो हमारा, अतः हमारा फलन एकेकी आच्छादी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा ये फलन जो है वो एकेकी नहीं निकला था। आच्छादक तो निकल आया दोनों कंडीशंस में, दोनों केस में, लेकिन हमारा जो ये फलन है वो एकेकी नहीं निकला। अगर एकेकी और आच्छादक दोनों निकल आता तो हम उसे एकेकी आच्छादी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा एकेकी नहीं निकला और आच्छादक अकेला निकला। अगर दोनों निकलते तो हम उसे एकेकी आच्छादी कहते, दोनों नहीं निकला, इसलिए ये हमारा एकेकी आच्छादी नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर अपने 10 को, इसमें लिखा है कि मान लीजिए कोई ए सेट दिया गया है R-3, यानी कि हमें वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय दिया गया है जिसमें से आपको सारी वास्तविक संख्याएं लेनी है, बस 3 नहीं लेना है।
और हमें जो बी सेट दिया गया है उसमें हमें सारी वास्तविक संख्या लेनी है, लेकिन उसमें से केवल एक नहीं लेना है। वास्तविक संख्या में से आप एक घटा दीजिए, बाकी जो बचेगा वो हमारा बी सेट होगा। और हमें एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट ए टू बी, यानी कि फंक्शन जो है वो ए से बी में परिभाषित है। पर विचार कीजिए कि क्या एफ एकाकी तथा आच्छादक है, कि ये एकाकी है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, ये तो हम हर बार ही देते हैं। तो आइए देखते हैं, हमने अपना ए सेट बी सेट और फंक्शन नोट कर लिया और फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है वो भी लिख लिया। तो अब देखते हैं हम एकाकी फलन को। इसमें हम मान लेते हैं कि माना f(x1) इक्वल टू f(x2), ठीक है। अब फंक्शन क्या है हमारा, x माइनस टू डिवाइडेड बाई x माइनस थ्री। अब हम x की जगह पर x1 को रखेंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर x1 माइनस टू डिवाइडेड बाई x1 माइनस थ्री। ऐसे ही इधर देखिए, अब x की जगह पर हम x2 को रखेंगे, तो आ जाएगा x2 माइनस टू डिवाइडेड बाई x2 माइनस थ्री, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई होगा इससे और इसका होगा इससे, तो इसके साथ इसे लिख ले रहे हैं x1 माइनस टू इंटू x2 माइनस थ्री इक्वल टू x2 माइनस टू और x1 माइनस थ्री, x1 माइनस थ्री। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका करेंगे इसमें, उसके बाद इसका इसमें। x1 का x2 में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x1 x2, उसके बाद x1 का 3 में होगा, लेकिन यहाँ पर x1 जो है वो प्लस का है और यहाँ पर माइनस थ्री, जो 3 जो है वो माइनस का है, तो माइनस और प्लस, माइनस का चिन्ह आएगा x1, यानी कि x1 का मल्टीप्लाई जब 3 में करोगे तो उसे लिख देंगे 3x1, ठीक है। अब x1 का कर लिया दोनों में, अब करेंगे 2 का, पहले 2 का करेंगे x2 में, उसके बाद 2 का करेंगे 3 में। माइनस टू, यहाँ पर 2 माइनस का है और ये प्लस का है x2, तो माइनस प्लस फिर से माइनस, 2 का x2 में होगा तो आ जाएगा 2x2। अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस 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 और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, माइनस गुणे प्लस तो ये भी माइनस, और अगर आप प्लस गुणे प्लस करोगे तो वो तो प्लस आएगा ही, तो ये आपको चिन्ह याद रखना है। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो प्लस हो जाएगा और 2 3 जा 6 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे x2 का पहले x1 में और फिर x2 का माइनस 3 में। x2 का जब x1 में करोगे तो x2 x1 लिखो या x1 x2 लिखो, तो बात तो एक ही है, तो हम इसे x1 x2 लिखे दे रहे हैं। उसके बाद x2 का माइनस 3 में करोगे तो माइनस 3 का जब x2 में गुणा होगा तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या अभी समझाया था, प्लस माइनस माइनस, तो 3 गुणे x2 बराबर माइनस 3x2। अब क्या करेंगे, अब माइनस 2 का करेंगे x में, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 2 का गुणा x1 में करोगे तो आ जाएगा 2x1, माइनस 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस 6। अब देखिए पहले से लिख लेते हैं सही से, x1 x2 माइनस 3x1 और क्या है माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। अब जो भी कट रहा हो उसे काट दीजिए। जैसे यहाँ पर ये दोनों बराबर में हैं तो कट सकते हैं, अगर दोनों बराबर हों, एक जैसे हों और सेम चिन्ह के हों। जैसे x1 x2 है, ये भी पॉजिटिव है, और x1 x2 यहाँ पर है, ये भी पॉजिटिव है और बराबर में है, तो ये कट जाएंगे। ऐसे ही प्लस 6 है और यहाँ भी प्लस 6 है, तो 6 कट जाएगा। अब बचा क्या है उसे नोट कर लेते हैं। यहाँ बचा है माइनस 3x1 और माइनस 2x2 इक्वल टू, यहाँ क्या बचा माइनस 3x2 और माइनस 2x1। अब हम क्या करेंगे, x1 x1 वाले पद को एक तरफ कर लेंगे और x2 x2 वाले पद को एक तरफ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर x2 है तो इसके पास भेज देंगे इधर x2 के पास, और इधर x1 है तो इधर माइनस 3x1 के पास इसे बुला लेंगे। तो देखिए इधर इसे पहले नोट कर लेते हैं, माइनस 3x1। अब क्या होगा, अब जो ये माइनस का 2x1 है ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसे लिख देंगे कि प्लस का 2x1 बराबर करके। अब ये इसे नोट कर लेते हैं पहले माइनस 3x2 को। उसके बाद अब देखिए, अब ये माइनस का 2x2 है, ये माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो गया, तो ये माइनस का है, ये भी बराबर के उधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x2।
और अब इसे हम घटा देंगे। माइनस का 3x1 है और प्लस का 2x1 है। जब माइनस की संख्या हो और वो प्लस की संख्या से ज्यादा हो तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही तो आएगा, माइनस का 1 बचेगा। अगर प्लस का 5 होता और माइनस का 4 होता तो प्लस का 1 आता, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है तो चिन्ह माइनस का आएगा। जैसे यहाँ पर माइनस का 3x1 है और प्लस का सिर्फ 2 है तो क्या बचेगा, माइनस का 1x1 या सिर्फ x1 लिख दीजिए। जैसे ऐसे ही उसी प्रकार यहाँ पे माइनस का 3x2 है प्लस का 2x2 है तो माइनस का x2 बचेगा। माइनस माइनस को हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। fx1 इक्वल टू fx2 मान के हमने x1 बराबर x2 प्रूफ कर दिया। अतः फलन एकाकी है, नोट कीजिए आप लोग। अब हम देखते हैं अपने आच्छादक फलन को। इसके लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना y इक्वल टू एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। इसके जब ये सिंपल कोई संख्या लिखी हो तो उसके नीचे हम अपने आप मान लेते हैं, ना भी मानो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y का गुणा x माइनस 3 के साथ और 1 का गुणा x माइनस 2 के साथ गुणा करोगे तो 1 का गुणा किसी में भी करोगे तो वही संख्या आ जाएगी। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, y का x में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, बाई x या x बाई। y का -3 में करोगे तो -3 बाई, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस इक्वल टू x माइनस 2। अब क्या करते हैं हम, जो प्लस का x है इसे x को x वाले पदों को बराबर कर लेते हैं और y वाले पद को उधर भेज देते हैं, क्योंकि इसके साथ x है तो हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, जब हम x को इधर बुला लेंगे तो हो जाएगा x बाई माइनस x, फिर हम x कॉमन ले लेंगे। तो जैसे कि इधर लिख देते हैं कि x बाई और ये प्लस का x है तो इधर आ जाएगा तो माइनस का x इक्वल टू, ये क्या था प्लस का 3y है माइनस का 3y है बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। ये इधर ही रहा है, जो ये दो -2 पहले से ही इधर था तो इसका तो वही चिन्ह रहेगा -2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है x बाई, अब यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बाई, और x में से x को ही कॉमन ले लोगे, x अपान x यानी x कट जाएगा तो 1 आएगा, यानी बाई माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। अब x की वैल्यू आ जाएगी 3y माइनस 2 अपान बाई माइनस 1। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई x की। अब देखिए ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अगर आप कुछ भी y की वैल्यू डालोगे, एग्जांपल के लिए y की वैल्यू आपने 5 रखी तो x की कितनी वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 3, y की वैल्यू 5 डाल दो, 3 इंटू 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 तो आ जाएगा 5 3 15, 15 में से यहाँ पे आएगा 5 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे y माइनस 1 है तो 3 5 जा 15 माइनस 2 इक्वल टू 13, यहाँ जाएगा 5 माइनस 1 4। इसे अब ऐसा ही रहने दो, या इसकी वैल्यू भी निकालोगे तो 4 3 जा 12 आएगा, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, आप पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 2 बचेगा, फिर इसी पॉइंट से आप 0 बढ़ाओगे तो 4 पंचे 20, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 3.25। तो ये जो है ये फंक्शन किस प्रकार डिफाइन है, ऐसे कि ये a है ये b है, यहाँ सारी संख्याएं होंगी -3 -2 -1 0 1 2, क्या नहीं होगा, सिर्फ 3 नहीं होगा, इसमें 3 नहीं होगा, सीधा 4 होगा है। और उसी प्रकार इसमें क्या होगा b में, इसमें क्या नहीं होगा, इसमें -3 -2 -1 0, क्या नहीं होगा, सिर्फ 1 नहीं होगा, बाकी सब होगा, यानी 2 से शुरू होगा 2 3। देखो यहाँ पर 3.25 यहाँ कहीं पे आएगा और इसमें भी मिलेगा, ये 3 नहीं होगा लेकिन 3.1 3.2 3.3 ये सब तो होगा ना, तो इसका सभी का यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा हमें। तो इसके लिए हम वही अपनी लैंग्वेज लिख देंगे कि सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, अतः
फलन आच्छादक है। ये क्या पूछ रहा था कि ये पूछ रहा था कि क्या यफ एकाकी तथा आच्छादक है, तो है, क्योंकि जो हमारा ये फलन है वो एकाकी भी निकल आया और आच्छादक भी निकल आया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 को। इसमें लिखा है कि मान लीजिए कि यफ सच दैट आर टू आर, यानी कि जो हमारा फंक्शन डिफाइन है वो आर से आर में, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, प्रांत भी हमारा वास्तविक संख्या है और सहप्रांत भी, और हमें फलन दिया गया है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बताना है, पहले हम देख लेते हैं कि एकाकी है तथा आच्छादक है या नहीं है, उसके हिसाब से हम अपना ऑप्शन बता देंगे। जैसे इसमें हमें फलन क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, और फंक्शन जो डिफाइन किया है वो आर से आर में डिफाइन किया है। अब हम देखते हैं एकाकी को। एकाकी के लिए क्या मान करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। अब एक्स की जगह पे एक्स वन रख देंगे, एक्स वन टू द पावर 4 इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। अब देखिए, अगर हमारा ये इसकी पावर अगर वैसी होती, विषम होती, तो वो x1 बराबर x2 आ जाता, लेकिन पावर सम है तो x1 इक्वल टू, और वास्तविक संख्या है तो इसमें तो प्लस माइनस दोनों होती हैं, तो इसमें आ जाएगा x1 बराबर प्लस माइनस x2। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे, अगर आप x1 की वैल्यू, जैसे कि अगर आप x1 की वैल्यू डालते हो -2 और f -2 की वैल्यू निकालते हो, तो फंक्शन क्या है, x1 की पावर 4, x1 की वैल्यू -2 की पावर 4 कितनी आएगी, -2 का, यानी कि 4 बार गुणा, -2 गुणे -2 गुणे -2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 आ जाएगा। और चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि अगर चिन्ह जो हो माइनस का सम संख्या बार हो तो चिन्ह प्लस आता है, अगर विषम संख्या बार हो तो चिन्ह माइनस का आता है। कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 क्या होती है, हमारी सम संख्या होती है, इसीलिए प्लस का 16 आएगा। अब ऐसे ही अगर आप निकालोगे, अगर आप x2 की वैल्यू 2 डालोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, f2 की वैल्यू निकालोगे तो आएगा x टू द पावर 4, x2 की वैल्यू 2 टू द पावर 4 निकालोगे तो ये भी 16 आएगा। यानी कि देखिए f -1, f -2 और f2 की वैल्यू, इन चार दोनों की वैल्यू तो बराबर आ रही है, लेकिन x1 x2 अलग अलग है। यहाँ पर x1 -2 है और यहाँ पर x2 2 है, इसीलिए हम लिख देंगे कि x1 इक्वल टू x2, लेकिन जो हमारा x1 है वो इज नॉट इक्वल टू x2 है, यानी कि फलन जो है वो एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। अब हम देखते हैं आच्छादक को, आप लोग इसे नोट कीजिए। अब हम देखते हैं आच्छादक को, इसमें लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स, और y इक्वल टू एफ एक्स हमारा क्या है, x टू द पावर 4, यानी कि x टू द पावर y, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो y की पावर आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, y अंडर रूट लगा के, यानी कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x इक्वल टू y की पावर 1/4, ठीक है। अब जैसे अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी डालोगे, क्योंकि वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि r से r में डिफाइन है फंक्शन, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम y की वैल्यू लेते हैं -2 लेते हैं जैसे कि, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू अंडर रूट -2 आ जाएगा और 4। अब देखिए सम घात है, क्योंकि तो -2 ये हमारी काल्पनिक संख्या बन जाएगी, और वास्तविक तो इसका पूर्व प्रतिबिंब हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं होती हैं केवल काल्पनिक को छोड़ के, इसलिए ये हमारा आच्छादक भी नहीं होगा। पहले हमने क्या देखा था, आच्छादक नहीं है, और हमने अभी इससे पहले देखा था कि एकाकी भी नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं जिसमें ये दोनों ही ना हो। इसमें लिखा है कि f एकाकी आच्छादक है, यानी एकाकी तथा आच्छादक दोनों है, लेकिन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। बहुएक आच्छादक है, नहीं है। f एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है, नहीं, दोनों ही नहीं है। इसमें लिखा है कि f ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इसमें लिखा है कि मान लीजिए कि फलन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन आर से, इसमें भी आर से आर में ही डिफाइन है, यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, तो सही उत्तर चुनिए। पहले देख तो लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3x। अब इसके लिए हम एकाकी के लिए देख लेते हैं, क्योंकि हमारा बहुविकल्पी है, इसलिए हम इसे संभाल के ना लिखें, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। एकाकी के लिए माना एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू,
इसमें जब आप x की वैल्यू x1 पुट करोगे तो आ जाएगा 3x1 इक्वल टू x2 डालोगे तो 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, x1 बराबर x2 अगर आ गया तो हमारा फलन जो है वो एक ही है। अब आच्छादक देखते हैं। आच्छादक के लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना y बराबर fx, y इक्वल टू fx की वैल्यू 3x, अब x इक्वल टू, अब 3x पहले लिख लीजिए चाहो तो, 3x पहले लिख लो, y बाद में लिख दो। x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है 3 के, x के 3, तो 3 जो है वो डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई y/3। अब अगर आप y की वैल्यू कुछ भी लोगे, जैसे y की वैल्यू चलो माइनस लेके देख लेते हैं। y की वैल्यू अगर आपने -5 ली, कितनी ली, -5 ली, तो अगर तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -5/3 जो भी आएगी, 3 एकन 3, फिर 2 बचेंगे तो 3 18 -1.6 करके आएगी। और वास्तविक संख्या में तो ये वैल्यू होती ही है, क्योंकि ये आर फंक्शन है, ये भी आर फंक्शन है। जैसे यहाँ पर लिखिए -3 -2, ठीक है। अब यहाँ पे -1 फिर 0 1 2 ऐसा करके हो जाएगा। इधर भी भाई -3 -2 -1 0 1 2 ऐसा करके, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे -1.6 है तो यहाँ पर भी तो होगा -1 फिर -1.2 -1.3 -1.4 -1.6, यानी कि -1.6 यहाँ पर होगा, दोनों जगह है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें सहप्रांत के सभी अवयवों का वास्तविक सभी अवयवों का प्रांत में हमें पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा। यानी कि जो ये हमारा फलन है वो एकाकी भी है और आच्छादक भी है, ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं। और अगर ये दोनों होता है तो हम उसे कह देते हैं कि वह एकाकी आच्छादी फलन है, यानी कि दोनों है ये, तो हम उसे ऐसा बोल देते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, ये कह रहा है कि हमारा ये फलन है एकाकी आच्छादक है, यानी कि दोनों है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि बहुएक आच्छादक है, क्या हमारा फलन बहुएक है, नहीं एकाकी है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। या एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं, नहीं दोनों है, ना तो एकाकी है नहीं दोनों ही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 कवर होती है, और हमारी यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो है वो सिर्फ 2 यही एक्सरसाइज है, 1.1 और 1.2। एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, तो हम अपना चैप्टर बस इतना ही करेंगे। आगे आपसे मिलेंगे हम अपने चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तब तक के लिए आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।